डीडी न्यूज पर। नमस्कार, खबर पर नजर के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम ऐसी खबरों को चुनकर लाते हैं जिन पर दिन भर रही है सबकी निगाहें और हमने उन खबरों को ट्रैक किया है जिन्होंने बटोरी हैं सुर्खियां। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, सबकी इस पर निगाहें रही हैं और सबसे खास राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव संपन्न हुए हैं, वोटिंग संपन्न हुई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में अपने संवाददाताओं के साथ। उपराष्ट्रपति चुनावों की भी बात करेंगे और इसके अलावा भी होगी एक और खबर। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनावों को लेकर क्या कुछ हुआ। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में सांसद और विधायक अपने मतदान का उन्होंने प्रयोग किया। चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि सभी मतदान केंद्रों में आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक वोट डाले गए और वोटिंग सुचारू रूप से संपन्न हुई है। संसद में कुल 730 वोट डाले गए, जिसमें 721 सांसद और 9 विधायकों ने वोट डाला। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। नई दिल्ली के संसद भवन में बने मतदान केंद्रों में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ संसद सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों के विधानसभा में बने मतदान केंद्रों में मतदान किया। और इस चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब ये मतदान संपन्न हो गया है, क्या कुछ जानकारी आप देंगे किस तरह से पूरे दिन चला? शीर्ष पद के लिए, देश के शीर्ष पद के लिए ये मतदान था, किस तरह से रहा ये वोटिंग आज? देखिए निखिल, बहुत अभूतपूर्व तरीके से आज जो चुनाव संपन्न हुआ, पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव था और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस थी उनका 100% अनुपालन करते हुए इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर की तरह के रूप में जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये भूमिका, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ है। मतलब उनको ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो आज सुबह से ही जो 10 बजे से लेकर 5 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री ने जहां लोकसभा और राज्यसभा के जो तमाम सांसद हैं उनके साथ वोट डाला, शुरुआत उन्होंने की। उसी तरीके से विधानसभाओं से भी यही शुरुआत देखी गई। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने लीड किया और तमाम जो उनके पार्टी के और विपक्षी जो विधायक थे उन्होंने वोट डाले। पूरे तौर से इस चुनाव को अगर हम देखें तो अब तक जितनी जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से 99% से अधिक मतदान बताया जा रहा है। कुछ सांसदों और विधायकों की अलग अलग परिस्थितियों की वजह से वो वोट नहीं डाल पाए। अब जैसे बात करें दिल्ली में 2 विधायक वोट नहीं डाल पाए। इसी तरीके से अलग अलग जगहों की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर वोट डालने के लिए जो जेन्युइन रीजंस रहे हैं उसकी वजह से मतदान उनकी तरफ से नहीं हो पाया है। लेकिन 99% से ऊपर मतदान ये बताता है कि इस पूरे चुनाव में जो
जो कमिटमेंट है वोटर्स के तौर पर सांसदों और विधायकों का, वो यहाँ देखा गया है। और हमने देखा था कि सुबह से ही जिस तरीके से कतारें लग गई थी, जैसे कि आम चुनाव में हमने देखा है, उसी तरीके की कतारें संसद भवन के गलियारों में देखी गई, जबकि तमाम राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं वो अलग अलग पार्टियों से होते हुए भी एक साथ एक लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे थे। तो एक ऐसा नज़ारा था जो भारतीय लोकतंत्र की जो गरिमा है और उसकी मजबूती है उसको रिफ्लेक्शन देता है, उसको प्रदर्शित करता है, और इसी के रूप में इसको देखा जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल ने बाद में पूरी जानकारी दी और कहा कि अब जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको आज रात तक, यानी कि ये नियम है कि जैसे ही वोटिंग पूरी हो उसको जहाँ पर काउंटिंग प्लेसेस होते हैं वहाँ पर उनको पहुँचाया जाना है। और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में इनकी काउंटिंग होनी है, तो इसको यथाशीघ्र वहाँ से इनको रवाना करके संसद भवन पहुँचाया जाएगा और उसमें पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना है। 21 तारीख को इसकी वोटिंग जो हुई है उसकी काउंटिंग कराई जाएगी, परिणाम आ जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पूरी कवायद इस पूरे राष्ट्रपति के चुनाव में देखी गई है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के रूप में, उसमें से जो अब तक देखा गया है, जो रुझान देखने को मिले हैं, जो पार्टियों ने पक्ष अपना रखा है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में तमाम राजनीतिक दल उतर आए, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, तो इसका पूरा का पूरा जो पटाक्षेप है वो 21 तारीख को परिणाम जब आएंगे तब और ज़्यादा स्पष्ट होगा। जी, निश्चित तौर पर जब पटाक्षेप, क्योंकि अब सभी की निगाहें जो है वो अब परिणाम पर हो गई हैं। जैसा कि आपने कहा कि 99% से अधिक सांसदों, विधायकों ने जो इसके वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट डाला है, तो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व रहा है ये राष्ट्रपति का चुनाव। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दिन बाधित हुई। राज्यसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले 11 राज्यों के 27 सदस्यों ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, जबकि 3 मनोनीत सदस्यों में से एक ही शपथ लेने के लिए पहुंच सके। वहीं लोकसभा में 4 नवनिर्वाचित सदस्यों सिमरनजीत सिंह मान, घनश्याम सिंह लोधी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। मानसून सत्र प्रारंभ होने से पहले एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री ने इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण बताया। और क्या कुछ महत्व है इस सदन का, इस जानकारी के लिए अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी, मुझे बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है। तेरी इतना भारी म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा का, जो कि संसद के मानसून सत्र पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से महत्वपूर्ण है ये सत्र और कितना इसका जब जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, आज पहला दिन था और संसद के दोनों सदन बाधित रहे, कितना प्रोडक्टिव होने जा रहा है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण है ये? जी देखिए, हम देखते हैं कि मानसून सत्र में दरअसल सरकार उस विधायी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहती है जो एक तरह से अधूरे रहते हैं बजट सत्र के दूसरे चरण में। चूंकि बजट सत्र में सबसे ज़्यादा फोकस बजट पारित कराने पर होता है और तमाम मंत्रालयों पर चर्चा के बाद बजट पारित कराया जाता है, उसके बाद विधायी एजेंडे के लिहाज से बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस सत्र के दौरान 32 बिल कम से कम सरकार के एजेंडे में हैं, जिसमें 14 विधेयकों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार जरूर चाहेगी कि कम से कम 1 दर्जन विधेयक संसद के दोनों सदनों में इस सत्र के दौरान पारित किया जाए। और यही वजह है कि आज हमने पहले ही दिन देखा कि लोकसभा में एक विधेयक पेश भी कर दिया गया, यानी विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की शुरुआत हो गई है। तो ये एक सरकार के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। वहीं विपक्ष के लिहाज से देखें तो कुल 20 ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष जिन पर चाहता है कि सरकार चर्चा करे या फिर विपक्ष उन मुद्दों को उठाना चाहता है सदन के दौरान, और उसको लेकर उसने सर्वदलीय बैठक में अपनी इच्छा जाहिर की और सरकार को जानकारी भी दी है। तीसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति चुनाव जिसकी मतदान की प्रक्रिया आज पूरी हुई है, वो भी इसी मानसून सत्र के दौरान एक तरह से देखें नए राष्ट्रपति का चुनाव। और दूसरी बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। आज हमने देखा कि बीजेपी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने नामांकन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। तो इस तरह से देखें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ने इस मानसून सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और हम देखेंगे कि कई नए विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होंगे इस सत्र के दौरान। जी, निश्चित तौर पर अगर थोड़ी सियासत की बात कर ले, हमने देखा कि मुद्दों को गरमाने के लिए या ये कहें कि अपनी बात को रखने के लिए हमने देखा कि संसद के पहले ही दिन दोनों सदन बहुत सुचारू रूप से चले नहीं। क्या कुछ एक तरह से रणनीति दोनों पक्षों की, ट्रेजरी बेंचेस की और विपक्ष की होगी कि वो क्या रणनीति, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा? ये देखिए, विपक्ष की जो रणनीति है वो सरकार को कुछ मुद्दों पर घेरने की है। आज संसद के दोनों सदनों में महंगाई और जीएसटी को लेकर हंगामा हुआ और हमने देखा कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में एक तरह से गतिरोध देखने को मिला। जब दोपहर बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और राज्यसभा में भी हमने देखा कि इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने उठाने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ कई और मुद्दे हैं जिन पर विपक्षी दल सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सफाई चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि नियम और कानून के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, जिन भी मुद्दों पर अनुमति देंगे उस पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है चर्चा को लेकर, वो चर्चा को तैयार है। सर्वदलीय बैठक में इस बात को कहा गया। दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम हो रहा है, ऐसे में जो गैर जरूरी मुद्दे हैं या जो मुद्दे नहीं है, जैसे एक सर्कुलर आया था राज्यसभा का कि संसद भवन परिसर के अंदर एक तरह से धरना नहीं हो सकता, या फिर लोकसभा में सचिवालय समय समय पर असंसदीय शब्दों की एक सूची अपडेट करता है, उन सबको एक मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, जबकि ये परंपरा का हिस्सा रहा है, संसदीय परंपरा का। तो इस तरह से सरकार का कहना है कि दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गैर जरूरी विषयों को या फिर नॉन इशू को इशू बनाने की वो कोशिश कर रहा है। उसे सहयोग करना चाहिए विधायी कामकाज को लेकर और सदन में सकारात्मक चर्चा में भाग लेना चाहिए। जी, एक बात जिस पर शायद हम देशवासी भी यही चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि सार्थक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, और उन्होंने सांसदों से आह्वान किया कि गंभीर चर्चा में हिस्सा लें और ये एक ऐसा मंच है जहां खुलकर चर्चा की जा सकती है संसद। जी देखिए, 3 इसके बहुत महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। जब सदन में किसी विषय पर चर्चा होती है तब खुलकर सारी बातें पता चलती है और देश जानता है किसी मुद्दे की कितनी गंभीरता है, उसमें क्या सुझाव आते हैं। और जब सदन में चर्चा होती है उसका सकारात्मक असर हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था पर पड़ता है और कानून बनाने की प्रक्रिया पर पड़ता है, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि सदन में चर्चा हो, जरूरत हो तो वाद विवाद भी हो,
सदन इसी की जगह है जहां पर चर्चा हो और बिल पर चर्चा हो, कानून बने। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जाती है कि सदस्यों को चुनकर भेजा गया है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा में भाग लें, अपनी बात रखें, सुझाव दें। जी, निश्चित तौर पर सुझाव दे, चर्चा में भाग ले और शायद देश भी यही चाहता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और अब खबर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ के संसद में उन्होंने सोमवार को अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है वो आ चुका है, क्योंकि मार्गरेट अल्वा जो कि विपक्ष की प्रत्याशी है वो कल अपना संसद में वो भी पर्चा दाखिल करेंगी और मंगलवार को विपक्षी एकता पर सभी लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर दिया। संसद में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के कक्ष में जगदीप धनखड़ ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जगदीप धनखड़ ने कई सेटों में नामांकन दाखिल किया। पहले सेट में उनके प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे। नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज एक किसान का बेटा नामांकन भरकर आया है और जो संविधान के मूल्यों के अनुसार काम करेगा। कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। यह मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जेडीयू से ललन सिंह, रालोजपा से पशुपति कुमार पारस और रिपब्लिकन पार्टी से रामदास आठवले भी मौजूद थे। इस तरह से राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरह ही उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के दौरान भी एनडीए की एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। अब सभी की निगाहें टिकी हैं विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा के नामांकन पर, जो मंगलवार को संसद भवन में अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी। उनके नामांकन के वक्त विपक्षी एकजुटता का पता चल पाएगा कि कौन कौन से दल उनके साथ होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। द्रौपदी मुर्मू की तरह ही जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए सामने लाकर एनडीए ने विपक्ष को सकते में ला दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष मार्गरेट अल्वा के नाम पर एकजुट हो पाते हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, संसद भवन परिसर से डीडी न्यूज के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज की रिपोर्ट थी, उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। म्यूचुअल फंड में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत। बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है, म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। राजेश, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा और आपने चलते चलते अपनी P2C में भी यही कहा कि ये देखने की बात होगी कि विपक्षी एकता कितनी सबल रह पाती है। जिस चट्टानी एकता की वो बात कह रहे थे विपक्ष के लोग, कम से कम राष्ट्रपति पद के चुनाव में तो वो नहीं दिखी। किस तरह की सियासत आप देखते हैं पक्ष और विपक्ष के बीच में उप राष्ट्रपति पद के चुनावों को लेकर? अब देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान ही जब हम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि एक आदिवासी महिला जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने देश के सर्वोच्च पदों पर बिठाने की जो कवायद शुरू की है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं विपक्षी
एकता को भी खतरे में डालता हुआ नजर आया। और आपने देखा कि तमाम जो सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाली पार्टियां थी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति खड़ी हो गई कि जब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो तमाम जो सोशल जस्टिस की जो पार्टियां थी, जो आदिवासियों के हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाली जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां थी, इन तमाम पार्टियों के भीतर भी एक कुलबुलाहट शुरू हुई और उनके सामने एक ऐसी दुविधा की स्थिति पैदा एनडीए ने कर दी, जिसकी वजह से जो विपक्षी एकता थी वो पूर्णतः खतरे में पड़ गई। और जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की बारी आई तो जगदीप धनखड़ का नाम अचानक से सामने आया। और अभी आपने सुना कि उन्होंने जब नामांकन करने के बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक किसान का बेटा जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उसको एनडीए ने मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की। तो जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी के बाद भी देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सामने अपने एकता को प्रदर्शित करने की चुनौती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल मार्गरेट अल्वा जब 12 बजे नामांकन करने के लिए लोकसभा महासचिव के कमरे में आएंगी, उस समय पता चल पाएगा निखिल कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती हैं। अब तक टीएमसी की चुप्पी जो है वो बहुत ही हैरानी पैदा कर रही है और अन्य जो क्षत्रिय क्षत्रप हैं उनकी भी चुप्पी कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है निखिल कि कांग्रेस के सामने राष्ट्रीय फलक पर अपने साथ क्षेत्रीय दलों को लाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम दिखाई पड़ रहा है। जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दौरान एनडीए ने जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का नाम आगे किया है, इससे कहीं ना कहीं उनकी एकता खतरे में पड़ेगी, ठीक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के साथ ही। अब देखने वाली बात होगी कि कल कौन कौन से लोग निश्चित तौर पर कल काफी कुछ चीजें क्लियर हो सकेंगी जब मार्गरेट अल्वा का नामांकन दाखिल होगा। देखने की बात होगी कि कौन कौन उसमें शामिल होता है। लेकिन आपने एक बात और कही कि सरप्राइज एलिमेंट, जिस तरह से जो नाम दिया गया जगदीप धनखड़ का, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट रहा और जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी किस तरह से एनडीए इसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे इसको प्रेजेंट कर रही है? देखिए, जो जगदीप धनखड़ का नॉमिनेशन के बाद जो उनका वक्तव्य आया मीडिया के सामने, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि किसान का बेटा, एक साधारण किसान का बेटा नॉमिनेशन करके बाहर निकला है, इस शब्दों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और आपने देखा कि पिछले वर्ष जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन हुए और एनडीए की सरकार ने किसानों के साथ अपने को एसोसिएट करने की कोशिश की, कई कानूनों को वापस लेकर, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि जगदीप धनखड़ की जो उम्मीदवारी है, एक किसान के बेटे को चुनाव मैदान में लाना, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर तुरुप का पत्ता जो है वो खेला है। और ऐसे में कई राज्य ऐसे हैं जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जहां पर कि कृषि प्रधान राज्य में जो किसान के बेटे जब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक लहर पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और जो समाज का जो अंतिम तबका है वह भी कहीं ना कहीं अपने को इस जगदीप धनखड़ के साथ एसोसिएट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी कहीं ना कहीं समाज के जो हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनकी हिमायत करते हैं। और जगदीप धनखड़ की एक सख्त प्रशासक के रूप में छवि रही है। बंगाल के राज्यपाल के रूप में उन्होंने जिस तरीके से राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी के साथ टकराहट के दौरान अपना रौद्र रूप दिखाया, उसी का हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि उनको एक रिवाज मिला है। और सभापति राज्यसभा के रूप में सामने नजर आए हैं, किसान के बेटे हैं, उनका जो शानदार करियर रहा है राजनीति में भी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वरुण नाम के ड्रोन की विशेषताओं और उसके कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना इस दिशा में अहम कदम है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है।
आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात है और एक अहम कदम है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नौसेना के लिए 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का निर्माण एक तरह से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण एक प्रकार से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ रक्षा क्षेत्र का बजट ही नहीं बढ़ाया है, यह बजट देश में ही रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी काम आए, यह भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से ही खरीद में लग रहा है। 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। आज डिफेंस R&D को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर में संगठित कर उन्हें एक नई ताकत दी है। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि IIT जैसे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी हम डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़ें। तो ये थी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात। इस पर हमारे संवाददाता सुधीर यादव और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गए तू फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सुधीर, कहा जाता है कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष। आप किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए निखिल, खास तौर पर अगर स्वावलंबन शिविर की, स्वावलंबन सम्मेलन की बात करें, जिस तरीके से नौसेना ने जो नेवल इनोवेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ इसको ऑर्गेनाइज किया, तो अपने आप में बहुत बेहतरीन पहल है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार पूरे एक मिशन मोड में काम कर रही है। 2014 से अगर बात करें, ख़ास तौर पर चूँकि पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता था कि हम हथियारों का इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन पिछले अगर 3 साल की खास तौर पर बात करें तो करीब 21% जो इंपोर्ट है वो घटा है। तो अपने आप में खासा अहम है। और जिस तरीके से सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये डाटा दिया गया है कि करीब 13,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो हम पार कर चुके हैं एक्सपोर्ट में। तो ये करीब 7 गुनी से ज़्यादा वृद्धि है जो पिछले आंकड़े थे। तो जाहिर तौर पर सरकार बहुत बेहतरी से काम कर रही है। और जिस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, उसमें लगातार ये कदम है कि आप इनोवेशन को, एक्सीलेंस को लगातार बढ़ावा दें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी खास साफ तौर पर ये बताया कि जो DAP 2020 है उसमें खास तौर पर इस चीज़ की व्यवस्था की गई है कि जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, जो रक्षा बजट का खरीद का जो हिस्सा है उसका बड़ा हिस्सा जो है डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री से खरीदा जाए। तो करीब बात करें पिछले साल की तो 60% जो हिस्सा है राशि इसका इस्तेमाल किया गया था बजट की। और प्रधानमंत्री ने ये भी उम्मीद की कि आगे बढ़कर ये 70% तक हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर सरकार एक मिशन मोड में काम कर रही है। लगातार जो इंडस्ट्रीज है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वदेशी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है रक्षा क्षेत्र में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुधीर यादव।
तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत